हेलो विद्यार्थियों। मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से आज का जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो मुद्दा है 28/11/2008 को, जब भारत पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिससे कि पूरा मुंबई शहर दहल गया। 26/11 को होने वाली ये जो घटना थी, इस घटना ने पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को स्तंभ करके रख दिया कि ऐसा आतंकी हमला जिस देश के ऊपर किया गया है उसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं। जब ये हमला हुआ तो इस हमले को 10 पाकिस्तानी, जो कि एक अनाधिकृत रास्ते से भारत के अंदर इंटर हुए और भारत के अंदर इंटर होकर उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर, खासतौर पर मुंबई के अलग अलग 5 स्थानों पर हमले किए और पूरी मुंबई जो है उस रात को इस घटना से स्तंभ रह गई। अब ये जो घटना घटित हुई और इस घटना के बाद जब जांच पड़ताल चालू हुई और इसमें एक आतंकी कसाब जो पकड़ा गया, उसके बाद कई ऐसी चीजें उभर कर सामने आई जिसमें कई लोगों के नाम खुले और इसी में वर्तमान में एक घटना हुई। यानी वर्तमान में अगर देखें तो इसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति तहव्वुर हुसैन राणा जो है, इस आतंकी हमले में भारत की रेकी करने वाला व्यक्ति था, जिसने डेविड हेडली की सहायता करी थी और भारत के ठिकानों के बारे में बताया था, जिससे कि भारत के अलग अलग स्थानों पर जो है एक बड़ा षड्यंत्र रचा जाना था। और इसी तरीके से इस षड्यंत्र को रचते हुए इसमें जो इन्वॉल्व हुआ तहव्वुर हुसैन राणा, उसी को वर्तमान में यूएसए सरकार ने भारत को प्रत्यर्पित किया है। यानी कि यूएसए सरकार के द्वारा भारत में वो भेजा गया है और एनआई की टीम जो है उसे भारत लेकर आई है और भारत लाने के बाद अब उसकी एक तहकीकात चालू हो गई है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अब उससे जुड़े हुई जो चीजें हैं वो जानी जाएं और इस तरह 18 दिन के रिमांड पर तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए के अंडर में रखा गया है। ये तहव्वुर हुसैन राणा आखिर है कौन, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आखिर मुंबई हमला जब हुआ तो उसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा गया था, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये उड़ान एकेडमी है जिसमें ये टीम आपके लिए तैयार की है हमने, और इस टीम का एक ही उद्देश्य है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। आप सभी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए सही दिशा में और सही मार्गदर्शन ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सही निर्देशन और सही मार्गदर्शन के लिए उड़ान एकेडमी तत्पर है और हमेशा आपके प्रयास में वो भागीदार रहेगी। इसलिए उड़ान एकेडमी ने एक ऐसी टीम के माध्यम से आपको हर मंजिल जो मिल सके उसके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है ये मुद्दा। तहव्वुर हुसैन राणा कौन है? ये तहव्वुर हुसैन राणा, आप इसकी फोटो देख रहे हैं तहव्वुर हुसैन राणा की। ये पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है लेकिन कनाडा में रहने के कारण इसे कनाडियन नागरिकता प्राप्त है, यानी कनाडा की नागरिकता प्राप्त है। और वर्तमान में ये 64 ईयर्स का है जिसे भारत में अभी लाया गया है। तहव्वुर हुसैन राणा की अगर बात की जाए तो इसका ताल्लुकात जो भारत में मुंबई हमले हुए, जो 26/11 जो हमले किए गए, इसी हमले का मास्टर माइंड रहा है तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित अभी वर्तमान में किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राणा उन गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम के तहत इसके ऊपर केस दर्ज किया गया है, जो कि आतंकवाद को फैलाने में जो लोग शामिल होते हैं उन पर यह केस दायर किया जाता है। यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इसे गिरफ्तार किया गया। राणा की अगर बात की जाए तो इसने डेविड कोलमैन हेडली, जो इस 26/11 हमले का एक मुख्य आरोपी है, उसने मुंबई हमले की योजना बनाई। पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग ठिकानों की रेकी की गई और इसी के तहत उसने तहव्वुर हुसैन राणा को नियुक्त किया कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाए और पता करे कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर भारत को सबसे ज्यादा चोट पहुंच सकती है। और इस तरह तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई का दौरा करके, क्योंकि मुंबई भारत की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि मुंबई भारत की एक औद्योगिक राजधानी है, इसलिए अगर मुंबई पर हमला किया जाएगा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में ये इनकी एक सबसे बड़ी षड्यंत्र के रूप में जाना जाएगा। डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई हमले के पहले पूरी रेकी की, सब कुछ जांच पड़ताल की कि कहां कहां पर हमले किए जाने चाहिए। और डेविड हेडली की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का पूर्व जो है डॉक्टर रहा है,
इसके अलावा ये सेना में डॉक्टर रहते हुए कुछ समय उसने कार्य किया और मुंबई हमले में ये मुख्य आतंकी हमले करवाने में शामिल रहा। पाकिस्तान में ये चिकित्सा यानी कि एजुकेशन की पढ़ाई इसने कंप्लीट करी और उसके बाद पाकिस्तानी सेना में ये मेडिकल कोर सेवा में अपनी सेवाएं देने लगा, यानी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये तैमूर हुसैन राणा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तैमूर हुसैन राणा को 1990 के दशक में जब वो पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि जब वो जा रहा था तब पाकिस्तान को छोड़कर वो कहां चला गया, कनाडा चला गया और बाद में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। यानी पाकिस्तान में रहने के बाद उसने अपना एजुकेशन पाकिस्तान में किया, चिकित्सा क्षेत्र में वो सेना के अंतर्गत रहा, पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत, और फिर 1990 में कनाडा जाकर उसने कनाडियन नागरिकता प्राप्त कर ली। उसने अपने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का एक उद्योग वहां पर खोला, जिसमें कि आव्यन सेवा प्रदाता के रूप में उसने अपना एक उद्योग यानी व्यवसाय चालू किया और इसके बाद वो अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाकर उसने शिकागो में अपना एक कार्यालय खोला। अमेरिका में रहते हुए ही उसने ये प्लानिंग जो है ये चालू की कि किस तरीके से जो है वो अलग गतिविधियों के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ उससे मिलना चालू किया। और इसी क्रम में तैमूर हुसैन राणा जो है उसने मुंबई अटैक की योजना में जो डेविड हेडली जो मुख्य आरोपी था उसका सहयोग किया। आखिर कौन है ये डेविड हेडली और इसने किस तरीके से पाकिस्तानी जो है एजेंट के रूप में भारत पर हमले करने की योजना बनाई? अगर हम बात करें तो डेविड कॉलमैन हेडली का जन्म भी अमेरिका नागरिक के रूप में हुआ है, यानी ये अमेरिकन नागरिक है, लेकिन इसका संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ लगातार जुड़ा रहा। उस समय डेविड हेडली ने आतंकवादी गतिविधियों के साथ अपने आप को जोड़ा और लश्कर तैयबा के यानी लश्कर तैयबा जो है उसके लिए वो काम करता था और 2008 में मुंबई जो हमला हुआ उसकी योजना बनाने, उसे अंजाम देने, इन सब में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। डेविड हेडली ने सितंबर 2006 में मुंबई का दौरा किया और यह जाना कि मुंबई भारत की एक ऐसी राजधानी है जहां पर अगर भारत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जाएगी तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पर हमला करने की इनकी मंशा तैयार हुई। राष्ट्रीय जो रक्षा कॉलेज है यानी कि जो हमारे आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए यहाँ ये तैयार किया जाता है, यहाँ पर हमले करने की योजना बनाई क्योंकि हमला इसलिए किया जाना था क्योंकि इनका ये मानना था कि जब यहाँ पर हमला किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिगेडियर और जनरल यहाँ पर होंगे और इन्हें इकट्ठा ये मार सकते हैं। इसलिए इन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है इसे प्रारंभ में चुना, लेकिन वहां पर बढ़ती हुई सिक्योरिटी को देखकर इसकी योजना को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेजर इकबाल जो कि पाकिस्तान का एक मेजर था, उसने मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता डेविड हेडली को लगभग 25,000 यूएसए डॉलर दिए, जिसका उद्देश्य यह था कि डेविड हेडली इस पैसे का प्रयोग मुंबई में होने वाले हमलों में जो बारूद है, जो पुस्तकें हैं, जो बंदूकें हैं, इसके अलावा जो आतंकवादी भारत में भेजे जाएंगे उन सभी को ये इससे मदद करेगा। मेजर इकबाल ने 25,000 यूएसए डॉलर देकर डेविड हेडली को इस षड्यंत्र के साजिश करने में योगदान दिया। मुंबई के ताज होटल सहित भारत के कई दूसरे हिस्सों में इसने जासूसी करवाई और इस तरह उसका मकसद रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी हमला करना शामिल था। मेजर इकबाल को उसने इस पूरे एरिया का जहां जहां पर हमले किए जाने थे उसकी मैपिंग तैयार की और मैपिंग तैयार करके इसका एक मैप मोहम्मद इकबाल को भेजा और इस तरह इकबाल को इस बात के लिए सूचित करना था कि किस तरीके से हम भारत के अलग अलग हिस्सों पर हमला करेंगे और हमला करके हम भारत को किस तरीके से कमजोर करेंगे। हेडली ने इकबाल को साउथ मुंबई में स्थित होटल ताज की लोकेशन भेजी और उसका वीडियो भी उसे भेजा गया, जिससे कि भारत में सबसे बड़ा जो होटल था ताज होटल उसे पूरी तरीके से मतलब तबाह करना था, उड़ाना था इसको, और इस तरीके से पूरी वीडियो वहां भेजी गई कि कैसे ताज होटल को नुकसान पहुंचाया जाए। जासूसी वाली जगहों की उसने सूची तैयार की और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज को भी इसमें शामिल किया गया। डेविड हेडली ने दावा किया कि पाकिस्तानी मेजर इकबाल के इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि डेविड हेडली बाद में अमेरिका
सरकार के द्वारा पकड़ा गया और उसे करीबन 35 साल की सजा बाद में होगी। लेकिन डेविड हेडली पकड़े जाने से पहले उससे पूरी मुंबई हमले की योजना बना ली थी। पाकिस्तानी मेजर इकबाल के साथ उसके अच्छे संबंध थे और इसी तरह उसने इकबाल को वो सारे जो हैं रास्ते बताए जहां से वो भारत के अंदर इंटर हो सकते थे पाकिस्तानी, और इस तरह भारत के क्षेत्रों पर हमला किया जा सकता था। लेकिन डेविड हेडली ने जब अमेरिकी सरकार को बताया कि उसके इरादे उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे, बल्कि वो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर यानी हमारे एटॉमिक सेंटर पर भी हमला करने की योजना बना रहे थे। इसके साथ साथ वो भारत की राजनीतिक पार्टी शिवसेना के कार्यालय सेना भवन को भी निशाना बनाने वाले थे। लेकिन वीडियोग्राफी, वहां के आने जाने का रास्ता, इन सबको तैयार किया गया और फिर यह देखा गया कि कहां पर आसानी से जाकर हमले किए जा सकते हैं। इसलिए जहां पर भी उन्हें लगा कि यहां पर हमला करने में दिक्कत पैदा होगी, उनको ड्रॉप किया गया और भारत के ताज होटल और अन्य स्थानों पर हमले की योजना तैयार की गई। हेडली ने राणा की एजेंसी को अपने मकसद के लिए बाद में इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों मित्र थे हेडली और राणा। मुंबई हमले के लिए 5 से अधिक बार जासूसी करने के जैसे काम उसने किए। इसके अलावा कोपेनहेगन में भी जहां एक डेनिश समाचार पत्र छपता था, उसे भी उसे उड़ाने का या उसे समाप्त करने की योजना बनाई। और जॉयलैंड्स जो प्रोस्टेट है, यानी कि जो जॉयलैंड पोस्टेट का कार्यालय है, वहां पर भी हमला करने की इन्होंने योजना बनाई थी। इस समाचार पत्र को इसलिए उड़ाने की योजना बनाई क्योंकि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक चित्र बना दिया था, जिसके कारण इस्लाम में पैगंबर साहब का चित्र नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने चित्र बना दिया, जिसकी वजह से इसको उड़ाने की योजना को जो है डेविड हेडली ने तैयार किया। हेडली को 2009 में जब वो पाकिस्तान जाते हुए शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया और हेडली 2009 में गिरफ्तार हो गया और पाकिस्तान के जाते हुए शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई हमले में उसकी भूमिका को भी संदिग्ध किया गया और उस पर मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में मौत की सजा से बचने के लिए डेविड हेडली टूट गया और उसने सरकारी गवाह बनना कबूल किया और फिर उसने वो राज खोले जो कि एक बहुत ही दहला देने वाले थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुंबई हमले में संलिप्त जो डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा थे, उन्होंने मुकदमे की गवाही के दौरान यह बताया कि मुंबई हमला पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इसे प्रायोजित किया था, यानी इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी। और मुंबई हमलों में संलिप्तता के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने यानी न्यायालय ने 24 जनवरी 2013 को उसे 35 वर्षों के कारावास की सजा सुना दी, यानी अभी हेडली अमेरिका की जेल में कैद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे अगर हम बात करें तो तहव्वुर हुसैन राणा और हेडली आखिर दोनों आपस में संपर्क में कैसे आए। अगर हम इसकी बात करें तो सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने बाद में यह बताया कि हेडली और राणा बचपन से ही दोस्त थे और उनका जन्म भी के समय ही कुछ समय बाद हेडली का परिवार पाकिस्तान चला गया, जहां पर अटक जिले के हसन अब्दल शहर में दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई करी और यहीं पर दोनों की दोस्ती हो गई। और इस तरह डेविड हेडली जो अमेरिकी मूल का नागरिक था और तहव्वुर हुसैन राणा जो कनाडा मूल का नागरिक था, इन दोनों ने आपस में मिलकर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, मुंबई जैसे शहर को दहलाने के लिए एक वो योजना बनाई जिसमें पाकिस्तान की सभी खुफिया एजेंसी जुड़ी हुई थी। तहव्वुर राणा अमेरिका में क्यों और कहां कैद था, अगर हम इसकी बात करें तो तहव्वुर राणा को अमेरिका के लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपोलियन केंद्र में बंद रखा गया था। अमेरिका की एक संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई ने हमलों में एक साल बाद अक्टूबर 2009 को शिकागो में ही राणा को कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में एक समाचार पत्र के यानी कोपेनहेगन के एक समाचार पत्र में जो है जहां पर कार्यालय पर हमला करने का जब वो असफल कोशिश कर रहा था, तभी उसकी मदद करने और लश्कर ए तैयबा के सहायता देने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2011 में इस मामले का दोषी ठहराते हुए उसे 14 साल की सजा दी गई। यानी दोनों आतंकवादी समाचार पत्रों पर हमला करने यानी कि डेनमार्क में हमला करने के आरोपी घोषित किए गए, जिसके बाद उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो इनके तार मुंबई हमले से भी जुड़े मिले। जिस तरह से 2011 को
जो है राणा को गिरफ्तार किया गया और 2009 को हेडली को गिरफ्तार किया गया। दोनों के संबंध उजागर हुए और हेडली को दे दी गई 14 साल की सजा। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करते हैं तो इस हुसैन राणा को 27 फरवरी 2025 को तैमूर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना कंगन के सामने प्रत्यार्पण के खिलाफ एक याचिका भारत ने लगाई और सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना कंगन ने इसको मान्य दिया और फिर 64 साल के जो एज वाली जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, अमेरिका की जज थी, उसने जो है इस प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और तैमूर हुसैन राणा के 14 साल की सजा पूरा हो जाने के बाद इसे भारत को सौंपना तय किया गया। आखिर वो जज किसने थी जिसने प्रत्यार्पित किया? तो वो थी एलेना कंगन। और इस तरह ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की चौथी महिला जज है। आतंकी संगठनों के किस किस के करीबी रहे ये लोग, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आईएसआई के करीब रहे ये, लश्कर ए तैयबा के करीब रहे ये, और एक हरकत उल जिहादी इस्लामी संगठन है जिसे हुजी के नाम से जाना जाता है, इनसे भी संबंध रहे तैमूर हुसैन राणा और डेविड हेडली के। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई हमले करने के लिए समुद्र के रास्ते भारत के अंदर इंटर हुए और समुद्र के रास्ते इंटर होते हुए उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करना चालू की, जिससे लगभग 166 लोग यानी भारतीय मारे गए, जिसमें कई ब्रिटिश, इजराइल और अन्य देशों के नागरिक थे। अगर हम इसकी बात करें तो ताज होटल को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, ओबराय होटल को इन्होंने अपना, आतंकवादियों ने इसे अपना अटैक करने की योजना बनाई, लियोपोल्ड कैफे को बनाया, चबार हाउस को बनाया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को बनाया और इन सभी स्थानों पर उन्होंने हमले किए। इनमें लगभग 166 लोग मारे गए जो अमेरिका, ब्रिटिश और इजराइल के नागरिक थे। 26/11 हमले में कई लोग पकड़े गए, लेकिन जो मेन आतंकवादी, इसमें से 9 आतंकवादियों को पुलिस ने वहीं पर जो है स्वर्गलोक पहुंचा दिया और जो एक बचा वो था आतंकी अजमल कसाब। कौन था? आतंकी अजमल कसाब। ये पकड़ा गया और इसने भारतीय सरकार को वो चीजें बताई जिसकी वजह से भारत में ये सभी हमले हुए। जहाबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल भी इससे जुड़ा हुआ है और तैमूर हुसैन राणा को भी इसमें अभी वर्तमान में प्रत्यार्पित किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तैमूर हुसैन राणा को भारत में कैसे लाया गया। अगर तैमूर हुसैन राणा की अगर बात की जाए तो उसे भारत कैसे लाया गया? अमेरिका की स्काई मार्शल की निगरानी में एक विशेष विमान से यह भारत लाया गया। अमेरिका के इस विशेष विमान से एनएसजी कमांडो की सुरक्षा के घेरे में यह भारत तक पहुंचा और एक विशेष विमान के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार की शाम को करीब 6:45 बजे इसे उतारा गया। वहां पे जांच एजेंसियों ने पूरी जांच पड़ताल की और फिर उसे आगे शिफ्ट किया गया। आतंकवाद के मामले में अमेरिका ने भारत के साथ अपना यह पहला प्रत्यार्पण किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नई ट्रंप की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो समझौता किया है, यह प्रत्यार्पण संधि जो हमने की थी, उस संधि के तहत पहला अगर कोई प्रत्यार्पित किया गया तो वो किया गया तैमूर हुसैन राणा, जो 26/11 हमले का दोषी है। अब वो राज खुलेंगे जो भारत में ऐसे नरसंहार या इस तरीके से जो किया गया आतंकवादी घटना है उसके पर्दे उजागर करेगा। इसके बाद एनआईए की टीम ने एनएसजी कमांडो की सुरक्षा घेरे में रात 9:45 बजे उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां पर मजिस्ट्रेट से रिमांड मिलने के बाद एनआईए की टीम ने राणा को मुंबई हमले और उसके साजिश को लेकर पूछताछ करने के आदेश दे दिए। साथ ही राणा ने इस हमले में आईएसआई, पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों के साथ साथ साजिश में लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल में उसे रखा जाएगा और विशेष सिक्योरिटी की सुरक्षा में उसे रखा जाना है। साथ ही इसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। पटियाला कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा
और इस तरह तैमूर हुसैन राणा से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद उसे तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी अदालत में प्रत्यार्पण के लिए भारत के ओर से दलीलें रखी गई और इस दलील को रखा दयान कृष्णन ने। और दयान कृष्णन ने जो दिल्ली में भी एनआईए के ही जो है अभियोजक रहेंगे, इन्होंने ही दयान कृष्णन ने अपनी दलीलें रखी थी जिससे कि तैमूर हुसैन राणा को अमेरिका से जो है वो भारत लाया जाए। दूसरा, एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है नरेंद्र मान, वो इनकी मदद करेंगे दयान कृष्णन की। एनआईए के एक और अभियोजक टीम के अधिवक्ता संजीव शेषाद्री और श्रीधर काले भी इस मामले की जांच में उनका सहयोग देंगे। मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए जज चंद्रजीत सिंह के अंडर में की जाएगी। किसके अंडर में की जाएगी? चंद्रजीत सिंह के अंडर में की जाएगी। और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के पीयूष सचदेवा राणा के वकील नियुक्त किए गए हैं जो राणा की तरफ से उनकी पैरवी करेंगे। इस तरह एक टीम निर्धारित की गई है जो अपनी दलीलें देगा, जो ये बताएगा कि किस तरीके से तैमूर हुसैन राणा के इसमें संबंध जुड़े हुए थे। कई धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा इसके ऊपर, जिसमें केस में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी धाराएं इस समय लगाई जाएंगी, तो राणा पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत धारा 16, 18, 20 और आईपीसी की धारा, एक मिनट, और आईपीसी की धारा जो है वो 120 बी, 121, 120 ए और 302 और 468 और 471 के तहत भी इस पर मुकदमे दायर किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो इस समय रेकी करने वाले हेडली ने क्या क्या सहायताएं उन्हें की थी। आईएनए के अनुसार ये कहा गया है कि इस समय होटल ताज से लेकर अन्य स्थानों पर उसने घूमा, उसकी रेकी की। डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को फंड और अन्य सुविधाएं भी उसने उपलब्ध कराई। राणा खुद भी हमले के पहले यानी 13 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में आया और भारत का दौरा किया अपनी पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ। और इस तरह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर उनकी वीडियोग्राफी करके उसने जो है हेडली तक पहुंचाई। और इस तरह आगरा, हापुड़, मुंबई, कोच्चि, अन्य क्षेत्रों तक भी वो गया। यानी कि उसके साजिश सिर्फ मुंबई को ही उड़ाना नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी जो है धमाके करना था। पते के प्रमाण के रूप में उसने इमीग्रेट लॉ सेंटर से व्यवसाय यानी कि एक प्रकार से व्यापार करने का एक प्रायोजक पत्र दिया और कुक काउंटी से संपत्ति कर भुगतान का नोटिस भी उसने प्रस्तुत किया जिससे कि वो भारत में घूमने आया है। अगर देखा जाए तो आईएसआई के कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, तो आईएसआई के बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल थे। इन अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, जैसे मेजर इकबाल यानी कि मेजर अली इसमें शामिल थे। मेजर शमीर अली यानी पाकिस्तान की पूरी आर्मी के बड़े अधिकारियों ने इस हमले की साजिश रची। मेजर अब्दुल रहमान पाशा भी इसमें शामिल थे। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते ये आतंकी मुंबई पहुंचे और प्रमुख स्थानों पर इन्होंने हमले कर दिए। आतंकी अजमल अमीर कसाब पकड़ा गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 5 फरवरी 2009 को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया और समय समय पर क्या क्या घटनाएं हुई। फिर अक्टूबर 2009 को तैमूर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका की एफडीआई ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये लेकिन ये भाग रहे थे। तभी 2009 को तैमूर हुसैन को और डेविड कोलमैन को बाद में पकड़ा गया। नवंबर 2009 में एनआईए ने दिल्ली में हेडली को, राणा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और 6 मई 2010 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने कसाब को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और इस तरह कसाब जो है उसे मृत्यु दंड दिया गया। 9 जनवरी 2011 को राणा को अमेरिका अदालत ने 14 साल की सजा दी और 14 साल की सजा पूरा जो है होने के बाद यानी कि अभी 14 साल की सजा पूरी हो गई थी उसकी, वो रिहा होने वाला था, लेकिन जो है भारत के द्वारा इस प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत लाया गया। 24 दिसंबर 2011 को एनआईए ने राणा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका से अनुरोध किया। 2012 में कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
और फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस मीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण पर ऐलान कर दिया। फरवरी 2025 को राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में फिर अर्जी लगाई, लेकिन इस अर्जी को भी अस्वीकार कर दिया गया। 7 अप्रैल 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की समीक्षा याचिका को अस्वीकार करते हुए 10 अप्रैल 2025 को राणा को अमेरिका ने से प्रत्यार्पित कर दिया गया और इस तरह 11 अप्रैल 2025 को एनआईए कोर्ट से राणा को 26 दिन की रिमांड मांगी, जो 18 दिन के लिए कर दी गई और इस तरह उन्हें भारत लाया गया। अब वो मामले तहकीकात होगी, जांच होगी, सुनवाई होगी, पूछताछ होगी और फिर पता चलेगा कि आखिर ऐसा हमला करने के पीछे क्या-क्या साजिशें रची गई हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने तहव्वुर हुसैन राणा पर एक डिस्कशन किया और इसके बारे में बताया मैंने तुम्हें कि किस तरीके से मुंबई हमले के षड्यंत्र को रचा गया था, किस तरीके से अन्य योजनाएं की गई थी। उड़ान आईएएस एकेडमी जो है वो आपके कैरियर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो इंदुपुरी में स्थित है, 46 अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी, भोपाल में ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं और इस ऑफलाइन क्लासेस में आकर भी आप लोग अपनी क्लासेस जो हैं वो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम लोग आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके और से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मार्गदर्शन हम लोग आपका समय समय पर करते रहेंगे और अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको मिलती रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को उड़ान एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स करें और क्या क्या आप लोगों को टॉपिक चाहिए उस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।